अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड पर। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बैंक आपकी मासूमियत से फ़ायदा उठाकर किस तरह से आपको चूना लगाते हैं, किस तरह आपको माली नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर बात करेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो पहले सबसे मैं यही कहूँगा कि हो सके तो क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही करता है, फिर उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है। लेकिन आप फिर भी क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बैंक आपको किस तरीके से आपकी नफ्सियात से खेल कर आपको नुकसान पहुंचाता है। मैं इसको फ्रॉड भी कह सकता हूँ, हो सकता है फ्रॉड का लफ्ज़ गलत हो, लेकिन आपकी मासूमियत या आपकी लाइलमी से कुछ हिडन चार्जेस ऐसे डाल देता है कि जिसको आपको सख्त नुकसान भी उठाना पड़ता है। और ख़ासकर जो सरकारी मुलाजमीन या पेंशनर्स हैं वो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं। लेकिन अगर फिर भी बनवाना है तो आप देखें कि वो कहाँ कहाँ पर बैंक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले होता क्या है, आप देखें आपके पीछे कई लोग पड़ जाते हैं, फ़ोन करना शुरू कर देते हैं बैंक के नुमाइंदे और बहुत सी और लड़कियां आपको कि ये आप क्रेडिट कार्ड बनवा लें, इसका ये फ़ायदा है, आपका वो फ़ायदा है, आप पैसे इस्तेमाल करें, 40 दिन के बाद इसको आप पे करें, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। आपको ना वो एक लालच देना शुरू करते हैं। फिर आस्ता आस्ता आपका जहन बनना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि यार क्या है, मैं पैसे यूज़ करूंगा, मैंने 50,000 यूज़ किए, मैंने जमा तो 40 दिन बाद करवाने ना, वो उतने ही करवाने, से ज़्यादा नहीं करवाने, और कोई सालाना फीस भी नहीं है। आप इस तरह करके उनकी बातों में आ जाते हैं और आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। अभी होता क्या, सबसे पहले बैंक वाले कहते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसकी सालाना फीस नहीं होगी। वो खुद ही बैंक का नुमाइंदा आपके पास आता है, आपसे खुद ही साइन करवाता है, सब कुछ सारे फॉर्म भी खुद ही फिल करता है, और आपको घर बैठे बैठे बैंक स्टेटमेंट लेकर आपका क्रेडिट कार्ड आपको हवाले कर देता है। आप बड़े खुश होते हैं कि बड़ी अच्छी सर्विस है, ना मुझे बैंक जाना पड़ा, ना मुझे बैंक स्टेटमेंट के लिए जाना पड़ा, सारा काम उन्होंने खुद ही कर लिया और बगैर फीस के मुझे कार्ड भी मिल गया। लेकिन यहीं से वो आपको आस्ता आस्ता फंसा रहे होते हैं। होता क्या है, पहला साल आपको पहला साल आपको क्या होता है, फीस नहीं आती जो एनुअल फीस है। लेकिन अगले साल आपको एनुअल फीस ला के आना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि ये कि आपने तो कहा था कि इसकी सालाना फीस नहीं है, तो वो कहेंगे कि वो 1 साल के लिए था, अभी हर साल आपको एनुअल फीस ला के आना शुरू हो जाएगी। वो जो एनुअल फीस है वो 3,000 से लेकर 6-7 हज़ार तक सालाना होती है, यानी आपको मंथली 500-600 रुपया क्रेडिट कार्ड की मद में फिर रखना पड़ेगा। अच्छा, बाद बैंक क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर आपने फीस नहीं देनी तो आप 80,000, 1 लाख, 2 लाख की 30 दिन के अंदर अंदर या 2 माह के अंदर अंदर शॉपिंग करें, फिर हम आपको फीस माफ कर देंगे, नहीं तो ये फीस आपको लगेगी। फिर हर बंदा 2 लाख की, 80,000 की, लाख रुपए की तो शॉपिंग भी ना कर सकता, फिर उसको भी फीस वो देना पड़ेगी। इस तरह से वो एनुअल फीस के जरिए कि हम फीस नहीं लेते, आपको वो चक्कर में डालते हैं और आपसे किसी ना किसी तरीके से वो फीस वसूल कर लेते हैं। फिर इनका दूसरा स्कैम क्या होता है, आपको उन्होंने बिल भेजा, बिल आपका आया 17,000। एक होती है मिनिमम पेमेंट और एक होती है फुल पेमेंट। आपको कहा जाता है कि आप मिनिमम पेमेंट भी दे दें तो कोई बात नहीं, कम अज़ कम मिनिमम पेमेंट आपने लाजमी देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 20,000 का बिल आया और उसकी मिनिमम पेमेंट बन गई 2,000, फुल पेमेंट बन गई 20,000। आप 2,000 जमा करवाते हैं, कहते हैं मैंने मिनिमम पे तो कर दिया, लेकिन अगले माह जब बिल आएगा वो क्या होगा, वो जो 20,000 जो आपकी पूरी पेमेंट थी, जो आपने देनी थी उनको, जो बिल था, उस पर सूद लग के आ जाएगा। आप उनको फ़ोन करेंगे कि मैंने तो मिनिमम पेमेंट दे दी थी, वो कहेंगे मिनिमम पेमेंट देने से सिर्फ आपको लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन सूद पूरा ही लगेगा, और सूद पूरा 40 दिन का ही लगेगा। तो अगर अगले माह आपने ना जमा करवाया तो फिर मजीद उस पर सूद लगता जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड है इन पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी कि सूद दर सूद, जो सूद आप जमा नहीं करवाएंगे अगले महीने उस पर भी सूद लगेगा। वो इस तरह इकट्ठे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको बिल आता है, मिनिमम पेमेंट जमा नहीं करवानी, आपने फुल पेमेंट जमा करवानी है। अगर मिनिमम करवाएंगे तो लेट फीस नहीं पड़ेगी, लेकिन सूद आपको पड़ेगा 2 या 3 या 4% के लिहाज से। जैसे 20,000 है तो उस पर 3-4% कर लें, 50 है तो उस पर कर लें, कितना बनेगा 40 दिन का, वही उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या, एक और बहुत बड़ा स्कैम ये करते हैं आपके साथ। आपका बिल आया 17,000, आगे पॉइंट के आगे ना 50 पैसे लिखा होगा, 17,000 आगे 50 पैसे, 75 पॉइंट के आगे पैसे होता है ना। तो आपके सामने बिल आता है, आप कहते हैं मेरा 17,000 बिल आ गया, आप अगले पॉइंट से आगे आप इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मल, उस पर आपकी नज़र नहीं जाती। आप बैंक जाते हैं या ऑनलाइन आप 17,000 जमा करवा देते हैं। अच्छा, अब आपने पूरा पैसे जमा करवा दिए कि मैंने पूरा बिल जमा करवा दिया 17,000। अगली दफ़ा जब बिल ला के आएगा ना, तो बिल में क्या होगा,
बिल में आपको पूरा सूद लग के आएगा पूरे 17,000 पर। आप फिर फ़ोन करेंगे कि ये क्या चक्कर है, मैंने तो 17,000 जमा करवा दिया था। वो करेंगे आपका जो बैलेंस था ना, जो आपका बिल था वो 17,000 नहीं था, वो 17,050 पैसे था, आपने 50 पैसे नहीं जमा करवाए। तो उस 50 पैसे ना जमा करवाने की इवज आपको जो बैंक है पूरे जो एक माह का सूद है ना वो अगले बिल में लगा के भेज देगा, वो 3-4 हज़ार रुपया वो भी आपको एक्स्ट्रा। यानी आपने सिर्फ 50 पैसे की इग्नोर किया, या आपको लाइलमी थी, या आपने कहा ये इसकी क्या वक़्त है, लेकिन बैंक ने वो 50 पैसे की बस आपसे 3,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह ये बहुत से लोग इस तरह ज़्यादा स्कैम हो जाते हैं। फिर आखिरी डेट कई दफ़ा ऐसे दिनों में आती है कि उन दिनों में बैंकिंग हो नहीं रही होती ना, ऑनलाइन आप जमा करवाते हैं तो वो ट्रांजेक्शन हो नहीं रही होती, वो किसी तरह से वो 1-2 आवर ऊपर हो जाते हैं। जब 1-2 आवर ऊपर हो जाते हैं उस डेट से, तो फिर क्या करता है बैंक, आपको लेट फीस भी डाल देता है और पूरे महीने के चार्जेस भी डाल देता है। तो इस तरह से भी स्कैम करते हैं। अच्छा, फिर ओवर लिमिट या एक्सीडिंग लिमिट के नाम पर आपको चार्जेस डालता है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्रेडिट कार्ड उसकी जो लिमिट है वो 50,000 है, आपने उसमें से 20-30 हज़ार खर्च कर लिया, फिर आप एक और ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके जेन के मुताबिक 50,000 के अंदर अंदर आपने कर ली, आपके जेन में नहीं होता, लेकिन जो बिल बनता है उसमें पता चलता है कि आपने 50,000 से 100 या 200 रुपया ज्यादा लग गया आपका। अच्छा, अगले माह जब बिल आएगा तो आपके जेन में होगा 100-200 रुपये के ऊपर लगा है, तो खैर इसकी बात कोई इतनी बात नहीं है, मेरी 50,000 लिमिट से मैंने 50,000-100 रुपया की शॉपिंग कर ली है। लेकिन जो बिल ला के आएगा ना, उस पर क्या करेंगे, वो आपको ओवर लिमिट के चार्जेस डाल देंगे, वो कम अज कम 2 से 3 हज़ार रुपया वो भी होता है। यहाँ पर देखें कि आपकी लिमिट थी 50,000, आपने सिर्फ 100 रुपया एक्स्ट्रा आपसे लग गया। अच्छा, कई दफ़ा आप लगाना नहीं चाहते लेकिन आप पे करते हैं, आपको नहीं पता होता कार्ड में कितने पैसे हैं, आपका जेब में यही है कि मेरा 50,000 है, 50,000 से ऊपर ये नहीं कट करेगा, लेकिन वो जानबूझकर बैंक आपको 10% एक्सीड कर देता है। यानी अगर 50,000 आपकी लिमिट है तो 55,000 तक आपको अलाउ कर देगा जानबूझकर, ताकि आप किसी तरीके 50,000 से थोड़ा सा ऊपर जाए और आपको 3,000 रुपया चार्ज लगा दे। तो आपके जेहन में तो ये होता है कि मेरा 50,000 की लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन आपका अगर 51,000 बिल बन गया है या 50,000 से 100 भी ऊपर बन गया है तो वो अलाउ कर देगा आपको, वो जानबूझकर अलाउ करेगा। उससे क्या होगा, आपका ओवर लिमिट होगी, यानी आपका 50,000 था तो आपने 100 रुपया की ज़्यादा शॉपिंग कर ली, अगले माह जब बिल आकर आएगा तो वो ओवर लिमिट के आपको चार्जेस लग जाएंगे, 3,000-4,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा वो भी देना पड़ेगा। यानी सिर्फ आपने 100 रुपया एक्स्ट्रा, जिसमें आपकी इंटेंशन शामिल नहीं थी, बैंक चाहता तो उसको उधर ही रोक देता है, वो कहता है कि ठीक है 50,000 से आपको ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन वो आपको जानबूझकर 10% देता है। तो आपको 1 या 200 रुपये एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने पर, जिसमें कि बैंक की अपनी रजामंदी शामिल होती है, आपको जानबूझकर वो अलाउ करता है, तो वो आपको 3-4 हज़ार रुपये उसमें ओवर लिमिट के एक्स्ट्रा चार्जेस भी पड़ जाते हैं। इसी तरह बाद बैंक क्या करते हैं, बाद बैंक बल्कि तकरीबन सारे बैंक आपको महाना SMS सर्विस चार्जेस के नाम पर 100 सा, अभी आजकल मेरा 200 रुपया है ना, वो SMS फीस डाल देते हैं। अभी वो हर माह आपके बैलेंस में आपके जो बिल है उसमें आती रहती है। अगर आपने शॉपिंग नहीं भी की कहीं पर, लेकिन आपका 100-200 रुपया वो बिल लाजमी आना है, अगर आपने वो ना पे किया तो उस पर भी आपको चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह बाद दफ़ा वो आपको कहते हैं कि आप हमारे ATM के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप जाएं क्रेडिट कार्ड लेकर जाएं हमारे बैंक की ATM यूज़ करें, और आप अगर 50,000 आपकी लिमिट है तो 25,000 तक आप उसमें से कैश निकलवा सकते हैं, फिर अगले बिल में उसको जमा करवा दें। आप बड़े मजे से जाते हैं, जाकर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते, 25,000 निकाला या 20,000 या 5,000 जितना भी, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, उसी वक्त 1,500 रुपया वो आपसे फीस काट लेंगे। जैसे आपने 10,000 रुपया आपको चाहिए, आपने जाके कैश लिया 10,000 ATM से, तो 1,500 रुपया तो उन्होंने उसी वक्त काट लिया आपका। उसके बाद जब आपका बिल आएगा तो जिस वक्त आपने ट्रांजेक्शन की है उस डेट से लेकर जब तक आपने बिल नहीं जमा करवाया, आपको डेली 3-4% जो चार्जेस है वो भी पड़ेंगे, तो 2-3 हज़ार रुपया वो भी पड़ जाएगा। अगर आपने 20,000 रुपया कैश लिया है तो आप समझ लें कि आपको महीने का 3-4 हज़ार रुपया उस पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसका आपको पता नहीं होगा। तो इस तरह से भी आपको देखते हैं। अच्छा, एक होते हैं डोरमेंट चार्जेस। बाद बैंक क्या करते हैं, अगर आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड है कुछ अर्सा के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपको डोरमेंट चार्जेस डाल देंगे कि आपने ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया, उसके आपको चार्जेस बैठे बैठे पड़ जाएंगे। फिर बाद दफ़ा क्या होता है, आपने इंटरनेशनली कहीं यूज़ कर लिया कार्ड,
کوئی آن لائن شاپنگ کر لی تو وہاں 2-3% وہاں پر آپ کو چارجز ڈال دیں گے کہ آپ نے آن لائن انٹرنیشنل جو شاپنگ کی ہے اس پر وہ ڈال دیں گے چارجز. تو اس طرح کیا کریں گے، بینک آپ کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں پر تھوڑی سی لا علمی یا جان بوجھ کر معلومات کو چھپایا جاتا ہے وہاں پر آپ کو چارجز ڈال دیتے ہیں. اگر آپ اپنا بل جمع نہیں کروا پاتے کسی وجہ سے یا منیمم پیمنٹ جمع کرواتے تو آپ کو 2 قسم کے چارجز پڑتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. جیسے آپ کا 20,000 بل تھا اور آپ کے منیمم بل تھا 2,000، آپ نے 2,000 جمع کروا دیا تو وہ آپ کو لیٹ چارجز نہیں پڑیں گے، لیکن آپ کو پورا وہ 40 دن کا جو یا 30 دن کا جتنا مارک اپ بنتا ہے 3-4% کے لحاظ سے وہ آپ کو پڑ جائے گا. لیکن اگر آپ نے منیمم پیمنٹ بھی جمع نہیں کروائی تو کیا ہوگا، اگلے ماہ کا جو بل آئے گا اس میں آپ کو 2-2,500 روپیہ لیٹ پیمنٹ فیس علیحدہ لگے گی، اور وہ جو سود ہے 3 یا 4% کا وہ علیحدہ لگے گا، آپ کو 4-5 ہزار کا وہ نقصان ایکسٹرا لگ جائے گا. اس کے بعد کیا کریں گے، کئی دفعہ وہ آپ کو فون کرتے بینک والے کہ آپ ہم سے لون لے لیں، یا آپ کا 50,000 کا جو بل بن رہا ہے اس کو آپ قسطوں پر کر لیں، 3 ماہ کی یا 6 ماہ کی قسطوں، ہم آپ سے اوپر چارجز نہیں لیں گے. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ 3 ماہ یا 6 ماہ میں دے دیں گے. آپ وہ پلان لے لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی آپ پلان لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سروس چارجز لگ کے آ جاتے ہیں، 1,000-1,500 سروس چارجز لگ کے، پھر ہر ماہ کے ساتھ ہر پیمنٹ کے ساتھ آپ کو وہ جو انٹرسٹ ہے وہ لگ کے آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا 50,000 کا بل ہے تو وہ آپ کو 3 ماہ کی قسط میں تقریباً 56-57 ہزار میں وہ پڑ جاتا ہے. 6-7 ہزار وہ آپ سے ایکسٹرا لے لیتے ہیں، کہتے یہ ہے کہ ہم نے اوپر نہیں دیے، لیکن جب آپ چیک کرتے ہیں تو آپ 6-7 ہزار ایکسٹرا ان کو دے چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی سالانہ فیس نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے. لیکن جب آپ لیتے ہیں آپ کو اینول فیس بھی پڑتی ہے، آپ کو منتھلی SMS چارجز بھی پڑتے ہیں، لیٹ پیمنٹ فی بھی پڑتی ہے، 3-4% آپ کو انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. تو آپ بالکل کریڈٹ کارڈ نہ لیں، یہ میری آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، کریڈٹ کارڈ نہ لیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کریڈٹ کارڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی پیمنٹ ہے، اگر پوائنٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں آپ نے اتنے، بلکہ اسے 1 روپیہ زیادہ ہی جمع کروانے سے کم جمع نہیں کروانا، ورنہ وہ 1 روپیہ آپ کو 4-5 ہزار میں پڑے گا. اسی طرح آپ نے غلطی سے بھی اس کریڈٹ کارڈ سے ATM سے آپ نے پیسہ نہیں نکلوانا، غلطی سے بھی نہیں نکلوانا. پھر اگر آپ کی 50,000 لمٹ ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے 45,000 پہ رک جانا ہے، 45,000 سے زیادہ آپ نے شاپنگ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، اس کے بعد کریڈٹ کارڈ بنائیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ کوشش کریں کریڈٹ کارڈ نہ بنوائیے. آپ لوگوں کی معصومیت سے، آپ لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی سالانہ 10-15 ہزار کا ہر کلائنٹ سے یہ پیسہ بینک نکلوا لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.